नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी का ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा, यानी नवीनतम मॉडल पेपर है 2025, 26, 27, 28 सभी में यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 2022, 2023, 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग 2025 में उसी के अकॉर्डिंग 26 वाले पेपर में आएंगे। तो ये 26 वाला सेशन जो है इसमें ये यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं और बहुत ही बारीकी के साथ इस मॉडल पेपर को मैंने सेट किया है। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप मात्र इस वीडियो को देख करके जाइएगा और आसानी से आप पेपर में अच्छा करके नंबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना जबरदस्त जानकारी सरल भाषा में आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से दे दी जाती है, वैसा आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ में आपको बता दूं कि ये जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि विभिन्न इकाइयों से संबंधित है। जैसे 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, तो उन 8 इकाइयों को मैंने देखा और पिछले 2-3 सालों के पेपर को देखा गया। उसके बाद में इन प्रश्नों को मैंने आपके लिए तैयार किया और इनके उत्तर को आपके लिए लिखने के लिए बना दिया कि भाई कैसे उत्तर को लिखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि साइकोलॉजी का जो एक प्रकार से जो आधारभूत प्रक्रियाएं हैं, साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की आधारभूत प्रक्रियाएं, उनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमको देखना है। 26-27 का मॉडल पेपर है। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिस सेट 1 मॉडल पेपर 2026-27। आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है संवेग किसे कहते हैं। संवेग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, संवेग क्या होता है। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। जैसे संवेग मतलब जैसे प्यार हो गया, घृणा हो गई, ठीक है, या ऐसे तमाम प्रकार की चीजें, जैसे जो आपके इमोशंस होते हैं उसी को संवेग कहते हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में, अति लघु उत्तरीय में। तो इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। संवेग हेडिंग डालिएगा। संवेग की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ इमोशन, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है परीक्षा में। संवेग होता क्या है। देखिए, अपने आप में एक चैप्टर का नाम है संवेग, बीए के प्रथम सेमेस्टर साइकोलॉजी में। तो आपने पढ़ा चैप्टर व नहीं पढ़ा कोई मैटर नहीं करता है। आप अगर हमारे द्वारा बताए गए 2 मॉडल पेपर देख करके पेपर देने जाते हैं तो आपको कहीं से और कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सब यहीं से आपको देखने को मिलेगा। संवेग क्या है। संवेग यानी कि अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं इसको। एक जटिल मानसिक शारीरिक अवस्था होती है संवेग। कैसी मानसिक शारीरिक अवस्था, कैसी जटिल मानसिक शारीरिक अवस्था होती है संवेग या इमोशन। जिसमें होता क्या है, जिसमें व्यक्ति की भावनाएं, विचार और शारीरिक परिवर्तन तथा व्यवहार सभी को सम्मिलित होते हैं। क्योंकि मनुष्य की भावनाएं बदलेंगी तो उनके विचार बदलेंगे और विचार से उनके शारीरिक परिवर्तन, शरीर के हाव भाव भी बदलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब व्यवहार इन अवस्थाओं में, इमोशंस में, संवेग में सम्मिलित होता है। या किसी विशेष उत्तेजना के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया होती है, यानी कोई चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से वो प्रतिक्रिया के रूप में ऐसी उत्तेजनाएं सामने आती हैं। जैसे कि आपको कोई गाली दे रहा है तो आप हो सकता है गुस्से में जाकर के उसको 2-3 रख दें। तो ये चीज एक प्रकार से एक संवेग के तहत ही उत्पन्न होती है। एक आपका व्यवहार बदला और आपकी शारीरिक जो है गतिविधि ने प्रतिक्रिया के स्वरूप उसको 2-3 लगा दिया। तो तात्पर्य है कहने का कि यह जो होता है संवेग, किसी विशेष उत्तेजना के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया होती है व्यक्ति की। विद्वानों ने इसको अपने हिसाब से परिभाषित किया है। जैसे कि वुडवर्थ नाम के एक विद्वान है, बड़े जबरदस्त विद्वान है। उनका कहना है, वुडवर्थ का, कि संवेग वह तीव्र अवस्था है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। क्या करती है, शारीरिक गतिविधियों और मानसिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। संवेग ऐसी तीव्र अवस्था होती है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को क्या करती है, इफेक्टिव करती है, यानी प्रभावित करती है। दूसरे विद्वान है क्रो एंड क्रो। क्रो एवं क्रो की अगर बात की जाए तो ये हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी थे, दंपति थे। ठीक है, क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा कि संवेग अनुभव की वह अवस्था होती है। किसकी, अनुभव की अवस्था। संवेग को अनुभव की अवस्था किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा। इन्होंने कहा कि संवेग अनुभव की वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की भावनाएं और शारीरिक प्रतिक्रियाएं, व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं उसी के द्वारा उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया यानी कि फिजिकल जो है उसका रिक्रिएशन होता है, मतलब कि रिएक्शन होता है कह सकते हैं। तो शारीरिक प्रतिक्रियाएं एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। व्यक्ति की भावना और उसकी भावना के बाद में उसकी प्रतिक्रिया, दोनों कहीं ना कहीं पे एक साथ जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। क्लियर।
तो ये होता है वुडवर्थ और क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग की परिभाषा। सरल शब्दों में इस चीज को अगर समझे तो संवेग वह मानसिक लहर होती है जो खुशी आपको देती है, दुख में जा सकती है, इसके अलावा भय, क्रोध, आश्चर्य, इन सभी रूपों में प्रकट होती है। कभी कभी जैसे आपको कोई चीज मिल गया, आप पास हो गए बड़े अच्छे नंबर से, तो आपको खुशी मिलती है। आप फेल हो जाते हैं तो आपको दुख प्राप्त होता है, तो संवेग आपका बदलता है, चेहरे का हाव भाव बदलेगा। आप गुस्से में किसी को कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ चीज पटक कर फोड़ सकते हैं गुस्से में। ठीक है। भय, कभी कभी जैसे मान लेते हैं आप अचानक से सांप देखे तो डर गए, तो भय। ऐसे क्रोध आता है, कभी कभी आप किसी जैसे कोई चीज, आपको एक ही बात कोई आपको बार बार कहता रहे तो आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। तो क्रोध, आश्चर्य, किसी भी चीज को देख करके एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना कि अरे इतना अच्छा गुरुजी कैसे पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज जो होती है, यही एक मानसिक लहर है। ये सब मतलब कि ये संवेग एक मानसिक लहर है जो हमको किस रूप में दिखती है? खुशी, दुख, भय, क्रोध, आश्चर्य, इन सभी के रूपों में दिखाई पड़ती है। तो यही संवेग होता है। मेरे हिसाब से संवेग को आपने समझा होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। संवेग की परिभाषा के बाद में संवेग की विशेषताओं को समझते हैं। देखिए भाई, संवेग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। देखिए, पहली विशेषता यह है इसकी कि तीव्र मानसिक अवस्था होती है। संवेग जो होता है, जो तीव्र मानसिक अवस्था होती है, वो एक बैग आती है, एक बैग बदलती है। ठीक है। दूसरी विशेषता संवेग की ये होती है कि अल्पकालिक लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ने वाली होती है। कम समय के लिए से कोई चीज, आप सांप देखे डर गए तो कम समय के लिए डरते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में नॉर्मल हो जाता है, हार्ट बीट आपकी नॉर्मल हो जाती है। या ऐसे कोई भी चीज आप देखते हैं अचानक से, तो एक समय मतलब एक आपको डर का माहौल या फिर आप खुशी, तो कुछ ही क्षण के लिए होता है, लेकिन वो आपके जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालता है। वो घटना, वो चीजें, ठीक है, वो समय, तो अल्पकालिक यानी कम समय के लिए होता है, लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ता है लाइफ पर। तीसरी विशेषता होती है इमोशंस की, यानी कि संवेगों की या संवेग की। शारीरिक परिवर्तन इसमें आपको दिखता है। जैसे कि इसमें क्या होगा, जैसे आपने सांप देखा तो आपकी हृदय की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। आपका धुकधुकी जो होता है यहाँ पर जो चल रहा होता है, धक 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 एकदम से धड़कने लगता है। पसीना आपको आने लगता है, कोई ऐसी चीज देखते हैं। मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ये सब आपको शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं संवेग के दौरान। ठीक है। ये भी विशेषता होती है। चौथी विशेषता क्या होती है बाबू? चौथी विशेषता होती विचार, निर्णय और व्यवहार पर इसका गहरा असर पड़ता है। किस पर? विचारों पर, निर्णय पर और व्यवहार पर। जब आप किसी खुशी अवस्था में होते तो आपका निर्णय या व्यवहार या विचार कुछ और हो सकता है जब आप दुख में हो तो आपका विचार, निर्णय और व्यवहार कुछ और हो सकता है। यानी कि संवेगावस्था में व्यक्ति का विचार, व्यवहार और निर्णय जो होता है वह एक प्रकार से प्रभावित होता है इससे। किससे? इमोशंस से। अगला प्रश्न, मतलब अगला पॉइंट, अगली विशेषता यह है संवेग की कि सामाजिक संबंधों यानी कि सोशल रिलेशंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एक प्रकार से ये जो है अवस्था होती है। बेसिकली जो संवेग की अवस्था होती है, इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है और सामाजिक संबंधों का भी इससे बढ़ोतरी होती है, सामाजिक संबंध भी बनते हैं। तो इस तरीके से आपने इसकी विशेषताओं को समझा। अब अगला क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन मैंने पूरा विस्तार से लिखा था, इसमें बेसिकली इस प्रतिपादक जो विलियम जेम्स हैं, इनका सिद्धांत है जेम्स लैंज थ्योरी। ठीक है। इसको मैंने बताया था कि भाई देखें संवेग क्या है और संवेग की जेम्स लैंग थ्योरी के बारे में बताइए। पूरा क्वेश्चन आपका था दीर्घ उत्तरीय का। ठीक है। तो जेम्स लैंग थ्योरी जो है सिद्धांत, ये इसी से संबंधित है, थ्योरी ऑफ इमोशन। यानी कि ये बेसिकली किससे संबंधित है? ये संवेग की एक सिद्धांत है जो कि किसने दिया है? इसके प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स और कार्ल लांगे। कार्ल लांगे और विलियम जेम्स नाम के दो विद्वानों ने संवेग को लेकर के सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? इस सिद्धांत या तो सिद्धांत क्या कहा? जेम्स लांगे, लांगे यानी कि कार्ल लांगे और जेम्स यानी विलियम जेम्स, इन दोनों की संयुक्त रूप से एक सिद्धांत आया अवस्थाओं को लेकर के। तो इस सिद्धांत को लेकर के परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो इस सिद्धांत को भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। ये दीर्घ उत्तरीय के सारे क्वेश्चन है। मुख्य कथन, इन्होंने कहा कि हमारे शरीर में पहले शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उन्हीं का अनुभव हम भावना के रूप में करते हैं। यानी इमोशंस हमारा उसी के रूप में, पहले कोई चीज देखते हैं तो हमको एक बैग क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है और शारीरिक परिवर्तन के बाद में हम उन्हीं परिवर्तन का अनुभव करते हैं। ये जेम्स लांगे थ्योरी में कहा जाता है। क्रम की अगर बात की तो जेम्स लांगे थ्योरी कहती है
कि सबसे पहली बात बाहरी उत्तेजना, यानी कुछ ऐसी चीजें आती है जैसे सांप देखा आपने, तो सांप देखना एक बाहरी उत्तेजना है, ठीक है, सांप देखा। दूसरी बात क्या होगी, ये लोग कहते हैं, जेम्स लांगे कहते हैं दोनों लोग, कि शरीर में शारीरिक परिवर्तन होगा, यानी कि जब आप सांप देखेंगे तो आपके दिल की धड़कन जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, आपका शरीर कांपने लगेगा, आप डर जाएंगे, या कुछ भी सिचुएशन में ऐसा आप खूब ज्यादा क्रोधित हो जाए तो भी आपका शरीर कांपने लगता है, या फिर कोई ऐसी चीज हो जाए तो उसमें भी आपका शरीर कांपने लगता है, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, या ये सब चीजें नॉर्मल सी बातें होती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई ऐसा उत्तेजना वाला, यानी सांप आपने देखा, मैंने उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, सांप आपने देखा, सांप देखने का दिल की धड़कन आपकी बढ़ गई, फिर इसके बाद में क्या हुआ, इन परिवर्तनों का अनुभव ही भावना कहलाता है, यानी जब इन परिवर्तन, जब ये सब आपका कांपेगा शरीर, ये कांपेगा, तो इसमें हिसाब से आपके इमोशंस में, आपकी भावनाओं में परिवर्तन होगा, वही परिवर्तन जो होता है उसी को भावना यानी कि इमोशंस के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के रूप में अगर आप समझे, यहाँ पर देखिए उदाहरण मैंने लिख रखा है, जैसे शेर को आपने देखा तो शेर देख करके पहले शरीर कांपता है, फिर हम उसे भय कहते हैं, डर कहते हैं, तो पहले शरीर कांपेगा, फिर आप डरेंगे। और परीक्षा में प्रश्न पत्र देख करके सबसे पहले क्या होता है हमारा, परीक्षा में जब पहले प्रश्न पत्र हम देखते हैं तो पहले हाथ पैर हमारे ढीले हो जाते हैं, भाई अब क्या होगा, कैसे परीक्षा में लिखेंगे, क्या होगा, ऐसे आज फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हमारे इतने परेशान हैं, इतना कमेंट, इतना फोन कर देते हैं, जो बच्चे कोर्स में ज्वाइन हुए हैं, गुरुजी आप जो है कैसे, क्या हो रहा है समझ में नहीं, मतलब कि अभी इतना जल्दी, मतलब कि ये होगा, अभी इतना चैप्टर हुआ है, अरे परेशान बिल्कुल भी ना हो बेटा, आप ये मॉडल पेपर एक बार देख करके पहली बार पेपर दोगे, दोबारा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी शुक्ला डी पॉइंट के कि आप गुरुजी ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, तो आप परेशान मत होइए, मैं आपसे ज्यादा परेशान रहता हूँ आपको लेकर के। जब आप परीक्षा में प्रश्न पत्र को देखते तो पहले आपके हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आपको चिंता महसूस होगी, तो चिंता की अनुभूति होगी, तो यही चिंता की अनुभूति क्या होती है आपकी, यही होती है आपकी इमोशंस, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप शारीरिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं, या पहले शारीरिक, पहले आपका शरीर कांपेगा, तो ये सब चीजें हैं, उदाहरण के रूप में आपने देखा। सिद्धांत की आलोचना भी, इसकी क्रिटिसिज्म भी हुई, ठीक है, जेम्स लांगे थ्योरी का आलोचना विभिन्न विद्वानों ने करी। देखिए सभी भावनाओं में स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन नहीं होते हैं, कभी कभी जैसे कोई भावना, जैसे सांप को देखा, शेर को देखा, तो शारीरिक परिवर्तन स्वाभाविक सी बात है होगा, लेकिन कुछ ऐसे चीजें भी होती हैं जिसको आप देख करके, मतलब इतना ज्यादा परिवर्तन शरीर में नहीं आपको दिखेगा। तात्पर्य यह कहने का कि मतलब हर एक इमोशंस में जरूरी नहीं है कि शारीरिक परिवर्तन आपको दिखे, ठीक है। दूसरी आलोचना, चूंकि इन्होंने कहा कि सभी में ऐसा होता है, तो जेम्स लांगे का यहाँ पर आलोचना करी विद्वानों ने। दूसरी आलोचना इस इन पॉइंट पर की जाती है कि कभी कभी भावना पहले आती है और शारीरिक लक्षण बाद में, लेकिन जेम्स लांगे थ्योरी में कहा गया कि पहले क्या होता है, शारीरिक लक्षण आपके आते हैं, बाद में फिर इमोशंस दिखाई पड़ता है, इमोशंस सामने आते हैं, तो इसका भी खंडन हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात, शारीरिक लक्षण कई भावनाओं में समान होते हैं, जैसे कि भय में, डर में आपका शारीरिक जो लक्षण होता है समान होगा, जब आप क्रोध आता तब भी आपको, मैंने आपको बताया था, शरीर कांपने लगता है, क्रोध में हो चाहे डर में हो, दोनों में दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं पे दो इमोशंस में, इमोशंस में बेटा क्या हो सकता है, दो इमोशंस में एक जैसे शारीरिक लक्षण आपको दिख सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा केवल शारीरिक आधार पर भावना को समझना अधूरा होता है, अगर आप केवल शारीरिक आधार पर ही भावना को, इमोशंस को समझते हैं, तो आप इमोशंस के केवल एक पक्ष को समझते हैं, केवल शारीरिक पक्ष को, आपका मनोवैज्ञानिक पक्ष छूट रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप जब तक दोनों पक्षों को नहीं समझेंगे और विस्तार से चीजों को नहीं जानेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा, यानी कि पूरा कंप्लीट तभी होगा जब आप दोनों पक्षों को देखेंगे। तो अगर सिर्फ शारीरिक तो केवल शारीरिक आधार पर भावना को समझना अधूरा माना जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस आधार पर आलोचना हुई, इसकी महत्व तो समझते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसका महत्व बेटा संवेग का क्या महत्व है, संवेग का जो सिद्धांत है, ठीक है, इसका क्या महत्व है। देखिए संवेग अध्ययन को वैज्ञानिक दिशा मिली इससे, इस सिद्धांत से, ठीक है, जो जेम्स लांजे सिद्धांत है, इससे क्या मिला, इससे एक नई दिशा मिलती है, वैज्ञानिक दिशा मिलती है इमोशंस के अध्ययन को। इसके अलावा शरीर और मन के संबंध को स्पष्ट किया गया इस सिद्धांत के द्वारा। आगे के सिद्धांतों, खास करके जैसे कि कैनन बॉर्ड का सिद्धांत हो गया या सचेटर सिंगर का सिद्धांत हो गया, इन सभी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि तैयार करी।
इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा और परामर्श में भावनाओं की भूमिका समझने का आधार जो है जेम्स लार्जेंस सिद्धांत के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। कुल मिलाकर के यह सिद्धांत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस तरीके से आपने इन सिद्धांतों को पढ़ा। अगर आपको हमारा ये मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन सभी की पीडीएफ नोट चाहिए, 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के नोट, सभी सब्जेक्ट के क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलते हैं। आपको अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट से नेम और आप किस सेमेस्टर में, प्रथम सेमेस्टर लिख करके आप भेज दीजिए, गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स ये हैं। जैसे ही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर लिख करके इतना भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी कि स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। इसी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए क्या क्या व्यवस्था की जाएगी, इसी 100 रुपए फीस में आपको लाइव क्लास की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। उस ग्रुप में मान लेते हैं लाइव क्लास हो गई, आप नहीं देख पाए तो उसका वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ में सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी का तो मिलेगा ही, संस्कृत का, अंग्रेजी का, अधिकतर सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स तैयार हो रहे हैं, उन सभी के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको और भी चीजें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। अब तो अधिकतर विश्वविद्यालय में 2 मेजर कर दिए हैं, तो आपका 4 सब्जेक्ट, चारों की तैयारी हो जाएगी। को करिकुलर में फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन है आपका, उसकी पूरी तैयारी, फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, उसकी पूरी तैयारी, मतलब जो भी आपका होगा उसकी तैयारी करवा दी जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। जैसे ये आपका जो पेपर था, मतलब बेसिकली मैं ये जो मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, ये मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस रख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, तिलघु उत्तरीय टाइप के हैं। इनको आप आसानी से, जब इसको आप नोट्स में पढ़ेंगे तो आसानी से आप बहुत कम समय पढ़ पाएंगे। इनको आप कॉपी में अपने उतार सकते हो, या फिर आप इनको ऐसे पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे। बहुत जबरदस्त तरीके से नोट्स आपके लिए तैयार कर दिया गया, तो वो नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपको सब मिल जाएंगे। यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ मिलेगा। सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम का भी सिद्धांत वगैरह आपको पढ़ना है। बेसिकली अधिगम आपका एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, तो मैं ऐसे अधिकतर चैप्टर जो चीजें चैप्टर से परीक्षा में प्रश्न पूछे उन्हीं टॉपिक को उठा रहा हूं। अधिगम के बारे में समझते हैं। अधिगम को क्या कहते हैं बेटा, अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहा जाता है। तो डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, लर्निंग माने होता है सीखना, अधिगम माने सीखना। ठीक है, उसको शिक्षा शास्त्र की भाषा में अधिगम कहते हैं। ठीक है, अधिगम वो है प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है। इसके द्वारा होता क्या है, अधिगम के द्वारा अनुभव और अभ्यास, अनुभव और अभ्यास की वजह से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है समय के साथ। ठीक है, तो यही अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता, समय के साथ। ठीक है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यक्तित्व में परिवर्तन आने को ही हम क्या कह सकते हैं, उसी को हम बेटा अधिगम कहते हैं। अधिगम माने सीखना। व्यक्ति समय के साथ साथ सीखता चला जाता है, धीरे धीरे करके वो सीखता ही रहता है। विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं अधिगम की, जैसे कि गेट्स महोदय कहते हैं कि अधिगम अनुभव के द्वारा उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन होता है। किसके द्वारा, अनुभव द्वारा उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम या सीखना होता है। गेट्स ने कहा, क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने कहा कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति नई प्रतिक्रियाएं करना सीखता है, यानी कि नए नए रिएक्शन देता है व्यक्ति। ठीक है, अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति नई प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार भी आपके लिए परिभाषा तैयार की गई है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जब से व्यक्ति पैदा होता है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक वह सीखता ही रहता है। तो अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो अभ्यास, यानी कि आप लगातार अभ्यास करते हो उसके दौरान आप सीखते हैं, या अनुभव के द्वारा आप धीरे धीरे करके कोई काम कर रहे हैं, उस काम में असफल हो रहे हैं, तो 10 बार आपने काम किया तो फिर सफल भी हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके वो काम और निपुणता के साथ आप करते चले जाएंगे। जैसे कि मैं लगातार पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा करके आगे चल करके और भी निपुणता आती रहेगी। ठीक है, और सामाजिक संपर्क, यानी कि सोशल संपर्क में अगर आप आएंगे तो उसके माध्यम से भी समाज में आप बैठे उठेंगे तो उससे भी आप थोड़ा बहुत सीखेंगे ही, कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। तो एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन भर चलती है, जो अभ्यास, अनुभव और सामाजिक संपर्क के माध्यम से हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाती है, हमारे ज्ञान में डेवलपमेंट करती है, हमारे स्किल्स को बढ़ाती है, कौशल को
और हमारे व्यवहार में बदलती है, यानी हमारे बिहेवियर को, हमारे स्किल्स को, हमारे नॉलेज को कन्वर्ट करके हमारे नॉलेज को बढ़ाती है, हमारे कौशल को बढ़ाती है, उसकी क्षमता मजबूत करती है, हमारे व्यवहार को परिवर्तित करती है। यही सब एक प्रकार से निखारती है, परिवर्तित करती, बदलती है, यही अधिगम होता है। मेरे हिसाब से अधिगम की यह परिभाषा आपको समझ में आई हुई होगी, इसीलिए आपके लिए अपनी परिभाषा ही मैं बना देता हूं सुपरलेटिव पॉइंट की। ठीक है, अधिगम, अधिगम की परिभाषा और अर्थ आपने समझा। अब अधिगम की विशेषताओं को समझें। देखिए, अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, पहली विशेषता, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम से क्या होता है, जैसे आज का 10 साल का कोई बच्चा है, 10 साल के बच्चे का व्यवहार कुछ और होगा, और जब वो 20 साल का हो जाएगा तो उसने कुछ सीखा होगा, अधिगम की प्रक्रिया के तहत गुजरा होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो उसके व्यवहार में कई प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो व्यवहार में परिवर्तन लाता है अधिगम। इसके अलावा यह अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है बेटा, ठीक है, यह अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता, यानी कि इसमें जो है बदलाव जो होता है वो अस्थाई बदलाव होता है, अस्थाई नहीं होता है। तीसरी बात है, अनुभव और अभ्यास पर आधारित होता है अधिगम। किस पर? अनुभव पर और अभ्यास पर आधारित होता है। चौथी विशेषता, उद्देश्यपूर्ण, यानी कि गोल ओरिएंटेड होता है, उद्देश्य के साथ इसमें आपके जीवन में परिवर्तन आता है। ठीक है, इसके अलावा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का अधिगम हो सकता है। कभी कुछ आप अच्छा भी सीखेंगे, कभी कुछ आप बुरा भी सीखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अपनी प्रकृति को उत्तम करने की जरूरत है, क्योंकि कहा गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का करी सकत कुसंग, चंदन चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, अगर आप उत्तम प्रकृति के हैं, रहीमदास जी कहते हैं, तो आपको कोई नहीं हिला सकता आपके मार्ग से, आपकी अच्छाइयों से। लेकिन जैसे ही कुसंग का ज्वर, एक चैप्टर आप पढ़ते होंगे, कुसंग का ज्वर कैसे होता है, जैसे कि एक बोरी आलू है, उसमें एक आलू सड़ी फेंक दो तो पूरी बोरी की आलू धीरे धीरे करके बदबू करके सड़ जाती है। तो ये होता है कुसंग का ज्वर। एक सड़ा आम है, आम की बोरी में आपने रख दिया तो पूरा आम सड़ा देता है, वो कैरेट पूरा सड़ा देता है। लेकिन अगर उसी में कुछ ऐसी आलू होती हैं जो उनकी प्रकृति उत्तम होती है, यानी उनकी क्वालिटी इतनी अच्छाई होती है उनके अंदर की बुराई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, तो ऐसे में हमको उस प्रकृति, जैसे कि चंदन के पेड़ के समान हमको प्रकृति करनी चाहिए, अपना नेचर करना चाहिए कि हमारे व्यवहार को सामने वाला परिवर्तित ना कर पाए। जैसे कि चंदन के पेड़ में भुजंग यानी सांप लिपटे रहते हैं, उस पर हमेशा विष छोड़ते रहते हैं सर्प, लेकिन चंदन का विष जो होता है वो कोमल ही रहता है, उसमें विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से जो उत्तम प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं उनको कुसंगी व्यक्ति या बेकार व्यक्ति उनका कुछ बाल बाका नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक होता है अधिगम, हर क्षेत्र में सीखना जरूरी है। इस तरीके से तमाम प्रकार की विशेषताएं या ये सब अधिगम की विशेषताएं हैं। ये नोट्स आपके लिए कैसा लग रहा है, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलें आगे देखते हैं। अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो अधिगम का परिभाषा हो गया, अधिगम की विशेषताएं हो गई, अधिगम की परिभाषा। तो ये अधिगम का प्रकार, ये सब परीक्षाओं में कई प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, प्रयास भूल अधिगम यानी ट्रायल एंड एरर लर्निंग। जैसे प्रयास या भूल का सिद्धांत या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इसी को कहते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने इसका प्रयोग किया था। आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, कभी ना कभी तो सीखेंगे। ठीक है, तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जातते ही सिल पर परत निशान, पत्थर पर भी निशान बन जाता है। रसरी लगातार हमेशा आती जाती रहती है। तो इसी प्रकार से जो जड़ बुद्धि होता है, जड़ बुद्धि मतलब एकदम से डल होता है, मूर्ख होता है, लेकिन अगर वो अभ्यास करता है किसी भी चीज का, तो अभ्यास लगातार, उसका अभ्यास उसको बहुत ज्यादा ज्ञानी बना देता है। वह व्यक्ति बहुत ही प्रवीण हो जाता है उस काम में, जिस काम को लगातार वो करता है। ठीक है, गलतियां करते करते सही समाधान तक पहुंचना, इस पर थॉर्नडाइक महोदय ने पूरा रिसर्च किया है, किसी दिन चर्चा करेंगे प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को। ये अधिगम का पहला प्रकार हो गया कि भाई आप कोई काम कर रहे, करते करते कुछ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, फिर सही हो जाता है, फिर अगली बार से सही होने लगता है। दूसरा, अनुकरण अधिगम यानी कि इमिटेटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है, अनुकरण माने होता है दूसरों की नकल करना, दूसरों को देख करके सीखना, दूसरों की नकल करके सीखने को अनुकरण अधिगम कहते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा कि वो फलाने काम ऐसा कर रहे हैं, आपने उसको देख करके उसके ऐसा काम कर लिया, ये उस या कुछ सीख लिया उसको देख करके, तो ये हो गया आपका अनुकरण अधिगम। तीसरा होता है सशर्त अधिगम, कंडीशनल या कंडीशंस लर्निंग जिसको कह सकते हैं। पावलाव नाम के एक विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है,
इन्होंने एक प्रकार से घंटी भोजन का प्रयोग किया, यानी जो है घंटी बजाते थे और कुत्ता भोजन आकर के खा लेता था, या फिर जो भी जानवर पर रिसर्च की थी इन्होंने। तो ऐसे होता था कि भाई कोई घंटी बजती थी या कुछ भी बजता था तो कुत्ता को पता चलता था कि घंटी बजने से भोजन मिलेगा। पहले उसको सिखाएगा कि भाई घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे घंटी बजती कुत्ते के मुंह में या फिर जानवर के मुंह में लार आ जाती थी, इस पर पूरा रिसर्च किया इन्होंने, उत्तेजना को जोड़ करके सीखना, ठीक है। ये हो गया। चौथा हो जाता है अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम यानी कि इसको आप इनसाइट लर्निंग कहते हैं। कोहलर नाम के मनोवैज्ञानिक ने बंदर पर केला प्रयोग किया, अचानक समाधान मिल जाना, और इस तरीके से वो अंतर्दृष्टि अधिगम हो जाता है। बंदर पर प्रयोग किया किसने? कोहलर महोदय ने। ऐसे ही कोई काम आप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और अचानक से कोई समाधान आपको मिल जाए, फिर उसी समाधान को फिर दोबारा ट्राई करके समाधान निकाल लिया जाए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है। सहयोगी अधिगम, एसोसिएटिव लर्निंग, दो उत्तेजनाओं को जोड़ करके सीखना, दो मोटिवेशंस को, ठीक है। तो होता है ये। छठा अधिगम होता है अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना। जब आप कोई चीज प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखते हैं, खुद ही कर रहे हैं काम और करते करते आपको अनुभव हो गया है और आप सीखना शुरू कर देते हैं। सातवां होता है आदत अधिगम, हैबिचुअल लर्निंग, अभ्यास से आदत बनना। जैसे कोई चीज आप अभ्यास किए, खूब ज्यादा अभ्यास कर लिए, अब आपकी वह आदत बन गई। जैसे मान लेते हैं आप जो गुटखा बीड़ी खाने वाले होते हैं, ठीक है, गुटखा मान लेते हैं वो लगातार खाते हैं, खाते खाते क्या होता है उनकी आदत पड़ जाती है। पहले हैबिट में उनके पहले लगातार खाते हैं, फिर उनकी हैबिट बढ़ जाती है। तो ऐसे कोई काम करते हैं आप 10 दिन करते, 20 दिन करते, फिर 21वें दिन से आपकी हैबिट पड़ जाती है, तो वो उस प्रकार का लर्निंग। इस तरीके से लर्निंग के कई प्रकार है। लर्निंग का प्रकार आपने समझा। आप अधिगम का महत्व समझिए। तो अधिगम से बनने वाले सारे क्वेश्चंस आपका यहाँ पर क्लियर हो जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको रखा था। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग। पहला महत्व, शिक्षा का मूल उद्देश्य अधिगम ही होता है। अधिगम के ही माध्यम से ही शिक्षा बेसिकली लोग सीख पाते हैं, जान पाते हैं। दूसरी बात है, व्यक्तित्व विकास का आधार तैयार करता है लर्निंग। अधिगम के द्वारा ही व्यक्तित्व का विकास होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कब होता है? जब व्यक्ति सीखता है, धीरे धीरे करके व्यक्ति सीखता चला जाता है और उसका विकास होता जाता है। व्यक्तित्व का विकास तभी होगा जब वह एक प्रकार से सीखेगा कोई चीज को। क्लियर? बिना सीख के कोई व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कौशल, ज्ञान और मूल्य बोध का साधन भी अधिगम के द्वारा ही होता है। किसी भी चीज, किसी भी स्किल को सीखना है, ज्ञान अर्जन करना है, या फिर किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी, वैल्यू, नॉलेज के बारे में अगर देखना है, आप किसी भी चीज की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो उसको आंकने के लिए आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है और उससे अधिगम के द्वारा आता है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन में सहायक। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही बच्चा एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनता है। मतलब ये कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो मांस का एक टुकड़ा होता है, उसको कुछ अता पता नहीं होता समाज क्या है कैसे है। उसको आप जंगल में छोड़ाओगे तो जानवरों जैसा जैसा देखेगा वैसा ही उसका व्यवहार होगा। लेकिन वो बच्चा समाज में रहता है, परिवार के लोगों को देखता है, सुनता है, समझता है और धीरे धीरे करके वो मनुष्यों के जैसे व्यवहार करना शुरू कर देता है। और बच्चे से यानी जैविक एक मांस के लोथड़े से एक सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया भी अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण माने कि दूसरे को देख करके। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो देखता है मम्मी को, मम्मी के कुछ करती तो उसी हिसाब से वो भी करता है। पापा को देखा, भैया को देखा, चाचा को देखा, चाची को देखा, ताई को देखा, ताऊ को देखा, और सबको देख करके वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता रहता है। लगातार वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, लगातार कुछ प्रयास करता है, कुछ गलत करता है, सही करता है, उसके माध्यम से सीखता है। नाना प्रकार की गतिविधियां करता है और उन गतिविधियों के द्वारा वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसका समाजीकरण होता जाता है। तो अधिगम के द्वारा समाजीकरण भी होता है। जीवन भर सीखते रहने की प्रेरणा, यानी लगातार आप सीखते रहें, इसकी मोटिवेशन भी अधिगम के माध्यम से मिलती है। अगला महत्व है सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाना। तो इसका महत्व रहा है, बढ़ाता है ये, ठीक है। इस तरीके से तमाम प्रकार का ये महत्व हो गया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। साइकोलॉजी का मॉडल पेपर आप देख रहे हैं प्रथम सेमेस्टर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये हो गया आपका अधिगम। तो आपने संवेग क्या है समझा, अधिगम को समझा। संवेग वाला चैप्टर आपका खत्म, अधिगम वाला चैप्टर खत्म। अब अगला चैप्टर जो आपका है ध्यान, यानी कि अटेंशन। ये एक प्रकार से मॉडल पेपर नहीं बल्कि रिवीजन क्लास के तौर पर आप ले सकते हैं कि सभी चैप्टर, अधिकतर चैप्टर को एक ही वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। ध्यान किसे कहते हैं? अटेंशन। ध्यान जो होता है अपने आप में एक चैप्टर है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में। देखिए डेफिनेशंस ऑफ अटेंशन, ध्यान की परिभाषा लिखिए।
ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है ये, जिसके द्वारा होता क्या है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है ध्यान, जिसके द्वारा हम अनेक उत्तेजनाओं में से किसी एक उत्तेजना पर अपना मन, अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियों को क्या करते हैं, केंद्रित कर देते हैं। यानी कि एक मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा अनेक उत्तेजनाओं में से किसी एक को चुनते हैं और उसी एक उत्तेजना पर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को फोकस कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं। इसी केंद्रण को हम ध्यान कहते हैं। विद्वानों ने इसकी अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है। जैसे टिचनर महोदय कहते हैं, टिचनर क्या कहते हैं भैया, टिचनर महोदय कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है किसी वस्तु या किसी विचार पर चेतना का केंद्रित होना, या अपने ध्यान मतलब चेतना माने कि आपका मन केंद्रित हो जाए किसी मुद्दे पर, तो वो होता है यहाँ पर आपका किसी वस्तु या विचार पर चेतना का केंद्रित होना ही, कॉन्शियसनेस का केंद्रित होना ही टिचनर के अनुसार ध्यान होता है। वुडवर्थ नाम के विद्वान कहते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि ध्यान का कार्य है चेतना के प्रवाह में से आवश्यक बातों को चुनना, जिस पर हमको फोकस करना है, किसी एक मुद्दे को फोकस करना तमाम सारे मुद्दों में से। सरल शब्दों में अगर कहें तो ध्यान वह मानसिक लेंस है, एक मानसिक लेंस या एक मानसिक शीशा है, जो बिखरे हुए अनुभवों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करता है। क्लियर? तो ये होता है आपका ध्यान। ध्यान जैसे कि एक ऋषि मुनि भी ध्यान लगाता है भगवान को, ऐसे एक मूर्ति को रख करके पूजा इसलिए करी ताकि ध्यान उस मूर्ति पर केंद्रित किया जा सके। आसपास तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन उस पर ध्यान केंद्रित न करके उस भगवान की मूर्त पर ध्यान केंद्रित हो, इसलिए मूर्ति पूजा प्रारंभ की गई, ताकि उस मूर्ति पर ध्यान केंद्रित रहेगा तो आपका मन भटकेगा नहीं, तो मन आपका एक ही जगह पर केंद्रित हो जाए, ध्यान, तो उसी को ध्यान कहते हैं। ठीक है। ध्यान कई प्रकार का होता है। हेडिंग डालिए ध्यान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अटेंशन। देखिए, आकस्मिक ध्यान एक होता है क्या, इवोल्यूशनरी अटेंशन, यानी आकस्मिक ध्यान, अचानक तेज आवाज या चमकती रोशनी देख करके आपका ध्यान स्वतः उसी ओर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं आकस्मिक ध्यान। जैसे कि आप आराम से लेटे हैं घर में, लेकिन बादल खूब अच्छे तरीके से गरजा, फिर आप तुरंत उठ करके देखते हैं कि भाई क्या चमका क्या गरजा, उधर ध्यान चला आता ऑटोमेटिक। क्या भी मानते मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इधर से छिपकली सी यहाँ पर घूम रही बहुत देर से, और ये छिपकली दीवार से नीचे गिर जाए, तो मेरा ध्यान तुरंत जो है छिपकली की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। दूसरी बात, संकल्पित ध्यान। संकल्पित ध्यान क्या होता है, वॉलंटरी अटेंशन कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि जब हम पूरी इच्छा से किसी विषय पर ध्यान लगाते हैं, जैसे कि पढ़ाई करना हो गया, जैसे हम किसी किताब को पढ़ते हैं बैठ करके हम देख रहे हैं, तो ये कि अटेंशन से एकदम से ध्यान कर रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं एकदम से, तो ये होता है हमारा क्या, हमारा ये होता है बेटा संकल्पित ध्यान, कि हम एक संकल्प के साथ पढ़ते हैं कि हम पढ़ाई करने बैठे हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई पर होगा, तो ये होता है संकल्पित ध्यान। तीसरा ध्यान क्या होता है, अटेंशन। तीसरा ध्यान होता है सविकल्प आकस्मिक ध्यान, हैबिचुअल अटेंशन, यानी आदतों की वजह कारण से स्वतः किसी कार्य पर ध्यान चला जाता है। जैसे कि आपकी आदत है किसी भी चीज को देखना या किसी भी चीज को करना, तो उसका ध्यान ऑटोमेटिक आपका उसी तरफ चला जाएगा, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो। तो ये होता है ध्यान। निरंतर और आत्मक ध्यान की अगर बात की जाए तो ये ध्यान क्या है, निरंतर और आत्मक ध्यान, यानी कि आत्मक ध्यान क्या होता है बेटा, जब मन पूरी तरह से एक ही वस्तु पर लगा हो, जैसे कि गणित का कठिन सवाल हल करने में आपका लगा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आत्मक ध्यान। ठीक है। दूसरा ध्यान होता है अगले टाइप का जो होता है निरंतर ध्यान। जब लंबे समय तक किसी कार्य पर ध्यान लगाए रखा जाता है तो उसको हम निरंतर ध्यान कहते हैं। निरंतर ध्यान माने किसी चीज पर आप लंबे समय तक ध्यान अपना केंद्रित करते रहें। जैसे कि डॉक्टर जो होता है जब ऑपरेशन करता है तो उस ऑपरेशन के समय उसको एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, और उस एकाग्रता में वो लंबे समय तक उसी ऑपरेशन पर ध्यान लगाता है, तो ऐसे ध्यान को हम निरंतर ध्यान कह सकते हैं। देखिए, ध्यान का महत्व क्या है बेटा, ध्यान के कई महत्व है। पहला महत्व है शिक्षा और अधिगम की नींव ध्यान के द्वारा ही होती है। अगर आपको कोई चीज शिक्षित होना है, आपको पढ़ना है या आपको सीखना है कोई चीज, तो आपको मतलब कि ध्यान देना पड़ेगा, उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। दूसरा महत्व यह है कि स्मृति और बौद्धिक विकास में सहायता करता है, आपकी स्मृति को, आपकी याददाश्त को मजबूत करता है और आपके बौद्धिक विकास को एक प्रकार से बौद्धिक विकास में सहायता, यानी कि आपका जो इंटेलिजेंस पावर है उसमें बुद्धि लब्धि के बढ़ाने में मदद करता है। जीवन और कार्य की सफलता का एक मूल मंत्र होता है अधिक मतलब क्या नाम है आपका ध्यान। ध्यान के द्वारा ही जीवन और कार्य
आपका सफल होता है। चाहे जीवन की बात हो, अगर जीवन में ध्यान नहीं देंगे अपने जीवन पर या अपने कार्य पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका कार्य बेकार हो जाएगा, आपका जीवन निसफल हो जाएगा। बिना ध्यान के कोई भी कार्य अधूरा या गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज की बात हो। तो ध्यान ये होती है। अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर प्रश्न है बुद्धि। इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? इंटेलिजेंस एक अलग चैप्टर आपका है, एक अगला चैप्टर, तो 3 चैप्टर आपके हो गए 3। चौथा चैप्टर देखिए बुद्धि किसे कहते हैं। देखिए बेटा, बुद्धि की परिभाषा लिखिए, डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की अगर बात की जाए तो बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति समस्या का समाधान करता है। कोई भी समस्या आती है तो समस्या का समाधान हम किससे करते हैं? अपनी बुद्धि का प्रयोग करके करते हैं। इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो समस्या का समाधान करने में तर्क कोई करना तो बुद्धि के माध्यम से तर्क होता है किसी मुद्दों पर। कोई निर्णय लेना है तो उसमें भी बुद्धि का प्रयोग होता है। और अनुकूलन करना, किसी भी चीज में से कोई बदलाव आया, समाज में कुछ भी बदलाव आया तो बुद्धि के अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को कन्वर्ट कर पाते हैं, अपने आप को बदल पाते हैं। तो बुद्धि एक ऐसी मानसिक क्षमता होती है, एक मेंटल कैपेसिटी होती है बुद्धि, इंटेलिजेंस, जिसके द्वारा होता क्या है, व्यक्ति समस्या का समाधान, तर्क, निर्णय और अनुकूलन करना सीखता है। परिभाषाओं की बात की तो अल्फ्रेड बिने नाम के विद्वान ने बुद्धि की बड़ी जबरदस्त परिभाषा दी है। बिने ने कहा कि बुद्धि वही है जो व्यक्ति को दिशा दिखाए, समझाए और निर्णय लेने में सक्षम बनाए। यानी बुद्धि क्या करती है? व्यक्ति को सही दिशा दिखाती है, व्यक्ति को कोई चीज समझाती है और व्यक्ति को किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक सही जानकारी प्रदान करती है, एक सही तर्क देती है। टर्मन ने इस बुद्धि को लेकर काफी काम किया है। इन्होंने कहा कि बुद्धि व्यक्ति की अमूर्त विचार करने की क्षमता का नाम है। अमूर्त माने क्या होता है? ऐसी चीज जो दिखती नहीं हो, महसूस की जाती हो। तो बुद्धि व्यक्ति की अमूर्त विचार करने की एक क्षमता, एक कैपेसिटी होती है जो व्यक्ति जो सीखता है, मतलब कि जो कोई विचार करने की जो शैली होती है वो आती है बुद्धि के द्वारा ही। सरल शब्दों में अगर कहें तो बुद्धि सोचने, समझने, अनुभव से सीखने और नई सिचुएशन से सामंजस्य बैठाने की क्षमता है। कोई परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करना हो तो बुद्धि का प्रयोग। कोई मुद्दे पर सोचना समझना हो, अनुभव से सीखना और नई परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने की क्षमता बुद्धि के द्वारा ही मिलती है। तो बुद्धि ये होती है। बुद्धि का स्वरूप क्या है? हेडिंग डालिएगा। प्रश्न आपसे पूछ सकता है बुद्धि का स्वरूप, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए ये सब प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे गए हैं, इसलिए मैंने उन्हीं टॉपिक को चूज किया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉप 10 टॉपिक, आप टॉप 11 टॉपिक हो सकते हैं जो परीक्षा में सीधे तौर पर आते हैं। देखिए बुद्धि का स्वरूप, जन्मजात और अर्जित दोनों होती बुद्धि। बुद्धि आपकी, देखिए बुद्धि जब पैदा होती है तब से बुद्धि आपके अंदर होती कुछ ना कुछ। लेकिन बुद्धि पहली बात तो जन्मजात होती है। अब जन्मजात कुछ बुद्धि होती है, लेकिन उसको आप जब लगातार प्रयास करते हैं, बुद्धि का प्रयोग लगातार करते हैं, तो वो बुद्धि आपकी बढ़ती जाती है। यानी आप बुद्धि अर्जित भी करते हैं। ठीक है, जन्मजात यानी प्रदत्त और बुद्धि अर्जित दोनों तरीके की होती है। मिलती भी हम पैदा होते हैं और उसके बाद में फिर उसको हम आगे भी कर सकते हैं। निरंतर विकसित होने वाली होती बुद्धि, लगातार आपकी विकास होती रहती है। लगातार जो है बुद्धि का विकास, जैसे से आप बढ़ते हैं बुद्धि का विकास होता रहता है। व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता भी आप देखते हैं। व्यक्ति व्यक्ति में, अलग अलग व्यक्तियों में बुद्धि अलग अलग हो सकती है। ठीक है, समाज और संस्कृति से प्रभावित होती बुद्धि। अलग अलग समाजों में और अलग अलग संस्कृति में बुद्धि लब्धि जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये हो गया बुद्धि लब्धि का स्वरूप। बुद्धि लब्धि का जो है सिद्धांत देख लीजिए, थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि लब्धि को लेकर के, मतलब बुद्धि का सिद्धांत कई सारे विद्वानों ने दिया है, जिनमें से पहले विद्वान है स्पीयरमैन का द्वैगुणक सिद्धांत। स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थियरी जो बुद्धि लब्धि की है उसको जानते हैं। देखिए बुद्धि को दो भागों से, मतलब कि 2 भागों से मिलकर के बुद्धि बनी है। पहला होता है सामान्य गुणक और दूसरा होता है विशेष गुणक। स्पीयर महोदय ने इन्हीं द्वैगुणक सिद्धांत के बारे में बताया है। सभी कार्यों में सहायक होती बुद्धि, ये सामान्य गुणक में कहा जाता है। और यस फैक्टर जो होता है विशेष गुणक, ये विशेष कार्य में सहायक होती बुद्धि। कुछ ऐसी बुद्धि होती है जो कि किसी विशेष कार्यों के लिए होती है और कुछ सामान्य कार्यों के लिए होती है। स्पीयरमैन का द्विगुणक सिद्धांत बुद्धि को लेकर के बड़ा फेमस हुआ। दूसरे विद्वान है थ्रस्टन नाम के। थ्रस्टन महोदय बहुगुणक सिद्धांत बुद्धि का देते हैं। बहुगुणक सिद्धांत क्या कहता है? बुद्धि का बहुगुणक सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन महोदय ने दिया है। ठीक है, वो कहते हैं कि बुद्धि कई प्राथमिक क्षमताओं यानी कई प्राइमरी एबिलिटीज जब मिल जाती हैं तो उसके मिलने से बुद्धि का निर्माण होता है। जैसे कि तर्क शक्ति, संख्यात्मक क्षमता यानी कि विश्लेषण क्षमता, जिसको आप कह सकते हैं कि रीजनिंग, तर्क शक्ति, वाचिक क्षमता, बोलने की कैपेसिटी, ये सब जब मिल जाती है तब जाकर के बुद्धि का निर्माण होता है।
गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत क्या कहता है? गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत वो कहते हैं कि बुद्धि 150 से अधिक क्षमताओं का योग है। ठीक है। अगले सिद्धांत है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों को विस्तार समझना नहीं, बस ये जान लीजिए कि ये सिद्धांत है। ठीक है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर बात की जाए तो बुद्धि केवल अंक गणित या भाषा तक सीमित नहीं होती है कि केवल आप जोड़ घटाव जान गए या फिर आप जो है कोई भाषा सीख गए तो यही बुद्धि है, बल्कि आप संगीत का सीखना, शारीरिक, सामाजिक या प्राकृतिक आदि क्षेत्रों में भी बुद्धि का प्रयोग आजकल होता है। वैसे सभी हमेशा होता रहा है। बुद्धि का महत्व क्या है? ये प्रश्न परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, पहले महत्व यह बुद्धि का कि शिक्षा, रोजगार और जीवन में सफलता का आधार तैयार करती है बुद्धि। यानी रोजगार में हो, शिक्षा में हो, जीवन में आपको अगर सक्सेस होना है, सफल होना, तो आपकी बुद्धि होनी चाहिए। समस्या का समाधान और निर्णय की कैपेसिटी का जो मूल मंत्र है वो बुद्धि के द्वारा ही डेवलप होता है। बुद्धि के द्वारा ही आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ पाते हैं और किसी मुद्दे पर निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक अनुकूलन करने में भी बुद्धि आपकी सहायता करती है। समाज में कोई परिवर्तन होना हो या संस्कृति को सीखना हो, संस्कृति के अकॉर्डिंग आपको उसके हिसाब से बदलना हो, तो भी बुद्धि लब्धि का प्रयोग, मतलब बुद्धि बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। नेतृत्व और सृजनात्मकता का आधार तैयार करती बुद्धि। बुद्धि लब्धि में बार बार शब्द बोल दे रहा हूं। बुद्धि लब्धि को बोलते हैं आईक्यू लेवल, इसको इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहा जाता है। उसको नापा जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र जानते हैं क्या होता है? मैं आपको बता दूं अगर, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? आईक्यू लेवल कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में। आईक्यू लेवल क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु क्या है? जैसे मान लेते कोई बच्चा है, वो 20 साल का है और वो 15 साल या 10 साल, मान लेते 15 साल बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, तो 15 साल उसकी मानसिक आयु है। वास्तविक आयु कितनी? 20 साल का बच्चा, लेकिन 15 साल के ऐसे बच्चे जो व्यवहार कर रहा है, तो 15 गुणे 20 गुणे 100 कर देंगे। 0 0 काट दो, 2 1 9 2 2 5 10। ठीक है। 15 5 कितना होता है? 75। बुद्धि लब्धि 75, यानी कि वह बच्चा एक प्रकार से मूर्ख की कैटेगरी में आता है। उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कम है, उसकी आईक्यू लेवल बहुत कम है, 75 कम। सामान्य बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल अगर होता है 90 से लेकर के 110 तक की जो बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं, ये औसत बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं। इनकी जो है यानी कि एवरेज आईक्यू लेवल होता है। इतने बच्चे अगर हैं, मतलब 90 से 110 के बीच में बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल है, तो ठीक ठाक माना जाता है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 5, संवेदना किसे कहते हैं? सेंसेशन जिसको आप कह सकते हैं। संवेदना की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेंसेशन। संवेदना की अगर बात की जाए, इंद्रियों द्वारा प्राप्त वह प्रारंभिक अनुभव होता है संवेदना, जो बाहरी उत्तेजनाओं के प्रभाव से उत्पन्न होता है। तो बाहरी उत्तेजनाओं के प्रभाव से उत्पन्न होता है वह प्रारंभिक अनुभव, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, प्रारंभिक अनुभव होता है जो बाहरी उत्तेजनाओं के द्वारा हमको मिलता है। उदाहरण के रूप में अगर हम समझना चाहें इसको, संवेदना को, ऐसे आंखों से रोशनी को देखना, कानों से ध्वनि को सुनना, नाक से गंध को महसूस करना, ये सब क्या है? ये सब सेंसेशन होते हैं, फीलिंग्स होती है। जैसे त्वचा त्वचा जब आपकी छूती है तो उससे भी सेंसेशन महसूस होता है, तो वो सब संवेदना होती है। ठीक है। आंखों से आपने रोशनी को देखा तो संवेदना ही है, कानों से ध्वनि को सुना संवेदना है, त्वचा से किसी को स्पर्श किया संवेदना है, नाक से सुगंध लिया सूंघा तो भी संवेदना के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। यही संवेदना होती है। संवेदना कई प्रकार से होती है। संवेदना के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंसेशन, हेडिंग डालिएगा, संवेदना के प्रकार। देखिए, संवेदना बेसिकली 4-6 प्रकार की होती है। पहली संवेदना दृष्टि संवेदना, विजुअल्स, इसमें आप कोई चीज देखते हैं तो भी संवेदना ही होती है। दूसरा श्रवण संवेदना, यानी कि जब आप कोई चीज सुनते हैं कानों से अपने, तो श्रवण संवेदना होती है, कानों से सुनना। ठीक है। अगला है आपका तीसरा घ्राण संवेदना, यानी कोई चीज आप जो है सूंघते हैं तो होती घ्राण संवेदना। ठीक है। सूंघना को घ्राण बोल सकते हैं। ठीक है। चौथा है आपका रसना संवेदना। रसना संवेदना यानी जब आप कोई चीज का रस स्वादन करते हैं किसी चीज को। यदि पांचवा आपका स्पर्श संवेदना, जब आप कोई चीज को छूते, किसी को छूते हैं और छूने के बाद में जो फीलिंग्स जगती हैं वो आपका होता है स्पर्श संवेदना। छठा है गतिज और स्नायु संवेदना। ठीक है। गतिज यानी काइनेटिक एंड ऑर्गेनिक, ये संवेदना है। तो ये सब संवेदना के प्रकार है 6 टाइप से। आगे देखेंगे संवेदना की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन,
पहली विशेषता संवेदना की, प्रारंभिक और सरल अनुभव होता है ये, ठीक है। क्या होता है बेटा? प्रारंभिक और सरल अनुभव होता है संवेदना। दूसरी बात, प्रत्येक संवेदना का अपना गुण होता है, जैसे कि ध्वनि की ऊंचाई, रंग की तीव्रता, ठीक है, ये सब आपका होता है। इसके अलावा समय और स्थान से प्रभावित होती है संवेदनाएं, अनुभव का आधार है संवेदनाएं, ये सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। महत्व की अगर बात करें बेटा, इसका महत्व है अनुभव और ज्ञान की शुरुआत होती संवेदना से। अधिगम और शिक्षा का मूल आधार है संवेदना, चूंकि आंख से देखेंगे तभी पढ़ पाएंगे, कान से सुनेंगे तभी पढ़ पाएंगे, आंखों से देखेंगे। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं ऑनलाइन माध्यम तो आप ज्यादा क्यों जान पाते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप बोर्ड पर एक चीज तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ में कानों से सुन भी रहे हैं, और एक साथ जब आप लिखने भी शुरू कर देते हो वही चीज पर, जब से कोई चीज पढ़ रहे हैं साथ साथ में लिख भी रहे पॉइंट टू पॉइंट, तो इससे क्या होता है, आपका आंख काम कर रही है, कान आपकी ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है, आपका दिमाग सुन रहा है, आपका हाथ लिख भी रहा है। तो जब 4-5 ज्ञानेंद्रियां एक साथ काम करती हैं तो वह चीज आपको याद आ जाती है, वही चीज आपको याद रहती है, ठीक है। स्मृति और बौद्धिक प्रक्रियाओं की नींव भी संवेदना के द्वारा ही होता है। ये सब संवेदना के प्रकार हो गए जो मैंने आपको बताए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 6ठा नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मनोविज्ञान के बारे में बताइए। देखिए, मनोविज्ञान की परिभाषा, विशेषता, प्रकृति और इसके अलावा विषय क्षेत्र, ये सब इसमें हम चर्चा कर लेंगे। वैसे पहले चैप्टर में मैंने सभी चीजों को बता रखा है, फिर भी चर्चा करें क्योंकि प्रश्न है 6ठा प्रश्न, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। पहले कहा गया मनोविज्ञान चेतना का, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, फिर कहा गया मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, फिर कहा गया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, फिर कहा गया लास्ट में आधुनिक विद्वानों ने क्या कहा कि मनोविज्ञान ना तो मन का विज्ञान है, ना ही चेतना का, ना ही आत्मा का। मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। कई वुडवर्थ नाम के विद्वान इन्होंने कहा परिभाषा को देते हुए कि प्राणियों के क्रियाकलापों का विज्ञान, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ऐसे अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी। मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान के प्रमुख विषय क्षेत्र की अगर बात की जाए, कई सारे ब्रांच है मनोविज्ञान की, जैसे कि मैंने चर्चा कर चुका इसको। सामान्य मनोविज्ञान जिसको जनरल साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो है शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ते हैं। ठीक, तीसरा होता है सामाजिक मनोविज्ञान, समाज शास्त्र में जिसका यूज होता है। नैदानिक मनोविज्ञान जैसे क्लिनिकल, यानी कहाँ पर जैसे कि जिसमें इलाज वगैरह होता है, ठीक है, वो वाला। परामर्श मनोविज्ञान किसी भी निर्णय या किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक मनोविज्ञान, हर एक क्षेत्र में मनोविज्ञान जो है आजकल अपना जो है चरण पसार चुका है, पहले इसका विस्तृत क्षेत्र काफी बड़ा हो चुका है। उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी, इसकी क्या उपयोगिता है मनोविज्ञान की? शिक्षा में उपयोगिता मनोविज्ञान की यह है कि छात्रों को समझने के लिए और पढ़ाने के लिए जरूरी होता है मनोविज्ञान। जो एक टीचर जब मनोविज्ञान पढ़ लेता है तो वह छात्रों की सिचुएशन को समझता है कि छात्र क्या सोच रहा है, और छात्रों को पढ़ाने में फिर हमारी मदद होती है जब हम शिक्षा शास्त्र पढ़े होते हैं। इसीलिए टेट, सीटेट, इन सभी की परीक्षा जब आप देते हैं तो आपको सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान पूरा आपको पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाए जाने का यही उद्देश्य है ताकि आप टीचर्स बच्चों के हिसाब से पढ़ाए, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों का क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा बच्चा कितना टैलेंटेड है, उसको उसके हिसाब से पढ़ाया जाए, बच्चों को कैटेगराइज करके पढ़ाया जाए, तमाम सारी चीजें। चिकित्सा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का बड़ा उपयोग रहता है, जैसे कि मानसिक रोगों के उपचार के लिए आप देखते हैं मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति मानसिक रोगी है तो उसके लिए टॉक थेरेपी होती है। टॉक थेरेपी माने होता है कि बातचीत के माध्यम से उसको हम सही करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित है या पगला गया है या फिर कुछ मनोविदलता हो गया, तमाम रोग होते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र से, तो उसमें व्यक्ति को समझाया जाता है, बातचीत के माध्यम से उसका हल निकाला जाता है, और तमाम प्रकार की चीजें आज मनोविज्ञान के द्वारा ही तमाम मानसिक रोगियों को ठीक किया जाता है। उद्योगों में भी आज मनोविज्ञान की बड़ी जरूरत है। श्रमिकों की दक्षता यानी उनकी कैपेसिटी को, उनके और वो संतोष है कि नहीं है, उनके चेहरे के हाव भाव से पता लग जाता है कि कोई व्यक्ति जो है क्या चाह रहा है। उद्योगों में बहुत जरूरी मनोविज्ञान को जानना। इसके अलावा समाज शास्त्र में बहुत जरूरी मनोविज्ञान को समझना, जैसे कि अपराध के बारे में, अपराध बोध को समझना, कौन सा बच्चा अपराधी होगा, अपराध लोग क्यों करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। नशा और तनाव नियंत्रण करने के लिए मनोविज्ञान का बड़ा उपयोग हो रहा है। व्यक्तिगत जीवन में भी आत्म विकास करने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और सफलता के लिए
मनोविज्ञान बहुत जरूरी होता है। यानी मनोविज्ञान के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, सब कुछ आप देखते हैं मनोविज्ञान के द्वारा ही है। आज मनोविज्ञान हर एक क्षेत्र तक पहुंच चुका है और अपनी पकड़ बना चुका है। मनोविज्ञान के द्वारा हर चीज आप देखते हैं संभव है। आज के युग में हर क्षेत्र में, हर एक सब्जेक्ट में मनोविज्ञान अपनी पकड़ बना चुका है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। साइकोलॉजी का ये मॉडल पेपर चल रहा है। अगला क्वेश्चन सब देखेंगे। साइकोलॉजी समझ में आ गया आपकी? क्या 7वां प्रश्न है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी, एक्सप्लेन इट्स डिटरमिनेट्स। यानी व्यक्तित्व की परिभाषा देना है, या व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, पर्सनालिटी क्या है, और व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में आपको बताना है। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है बेसिकली ये। हेडिंग डालिएगा सबसे पहले व्यक्तित्व की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी शब्द परसोना शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका उद्गम लैटिन शब्द परसोना से हुआ है। परसोना माने होता है मुखौटा, ठीक है, या मुखड़ा, ठीक है, जिसको आप मास्क कह सकते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी का मतलब वही होता है। मनोविज्ञान में यह शब्द व्यक्ति के बाह्य रूप रंग तक सीमित नहीं है, कि केवल पर्सनालिटी मतलब ये नहीं होता कि आपकी, आजकल लोग क्या कहते हैं, आपकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी। पर्सनालिटी का मतलब कद काठी लंबी चौड़ी होने से पर्सनालिटी नहीं डिसाइड होती है। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि उसका व्यवहार भी सही हो, उसकी कद काठी भी सही हो, हाव भाव व्यवहार सब कुछ उसका बिल्कुल परफेक्ट हो। पर्सनालिटी वो होती है। पर्सनालिटी मेंटल और फिजिकल दोनों होती है। तो पर्सनालिटी रूप रंग तक सीमित ना होकर के उसके संपूर्ण मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों का समन्वय करती है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको बीए के 6 सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट की एक विशेष परिभाषा है व्यक्तित्व की। देखिएगा, व्यक्तित्व वह समग्र रूप होता है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, जन्मजात गुण व्यक्ति के अंदर होता है। अर्जित अनुभव, अर्जित माने जो उसने प्राप्त किया अपने दम पर। जन्मजात माने जिसको उसको जो है पहले से मिल गया है, पैदा होते ही मिल गया, वो जन्मजात होता है। अर्जित माने जो उसने खुद प्राप्त किया है। व्यवहार, सामाजिक आदतें, इमोशंस, भावनाएं, ये सब मिलकर के उसकी विशिष्ट पहचान बनाती हैं किसी व्यक्ति की। उसी विशिष्ट पहचान को उसका व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत हुआ है। व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? व्यक्तित्व देखिए कई प्रकार, क्रेसमर महोदय ने बांटा, या आदि कार्ल जुंग महोदय ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। वैसे पहले 2 भागों में बांटा था, फिर बाद में 3 भाग में बांट दिया गया। कार्ल जुंग ने कहा कि व्यक्तित्व 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जैसे घर घुसना जिसको कह सकते हैं, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, घर में बैठा रहता है, अपने काम से काम रखता है, ज्यादा समाज में वो नहीं जाता है, ना समाज से कोई मतलब रखता है, ना ज्यादा किसी से हंसी मजाक करता है, बस अपने आप में खोया रहता है, अपने आप से बात मतलब है, ज्यादा कुछ उससे मतलब नहीं है। एक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, जो समाज में घुला मिला होता है, समाज से हर क्षेत्र से, समाज के हर क्षेत्र से जुड़ा रहता है, और हर तरीके से वो समाज में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, हंसने की मतलब हंसता है, बोलता है, सब चीज आप देखते हो करता है। ठीक है, तो उस तरीके से वो होता है आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर हो गया। और तीसरा जो व्यक्तित्व बताया उसने, कार्ल जुंग नाम के विद्वान ने, तीसरा होता है उभयमुखी व्यक्तित्व। उभय माने क्या होता है कि वो थोड़ी विशेषता आंतरिक वाले की और थोड़ी बाह्य वाले की। ठीक है, दोनों को मिला करके व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व आप समझिए। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व डिटरमिनेट्स ऑफ पर्सनालिटी। देखिए, व्यक्तित्व को कई सारी चीज डिसाइड करती है। पहला है अनुवांशिक निर्धारक, यानी कि हेरिडिटी डिटरमिनेट्स। व्यक्तित्व की आधारशिला अनुवांशिकता ही होती है। जैसे उसका रंग कैसा होगा तो उसके अनुवांशिकता पर ही डिपेंड है। उनके पिताजी गोराहार हैं, गोरे हैं, लंबे चौड़े, तो बच्चा भी लंबा चौड़ा गोरा गोरा होगा। ठीक है, तो ये अनुवांशिकता पर आधारित है, व्यक्तित्व कदकाठी वगैरह। उसका रंग कैसा होगा, कद, शारीरिक गठन, तंत्र की संरचना और बौद्धिक क्षमता का प्रमुख आधार अनुवांशिक गुण ही होते हैं। अनुवांशिक गुण के द्वारा ये सब चीजें व्यक्तित्व में मिलती हैं। तो पहला चीज उसकी अनुवांशिकता उसको प्रभावित करती है, उसके पर्सनालिटी को प्रभावित करती है। दूसरी चीज क्या प्रभावित करती है? दूसरी चीज है पर्यावरणीय निर्धारक, इन्वायरमेंटल डिटरमिनेट्स। पर्यावरण में जैसे कि परिवार जो होता है वो प्रभावित करता है व्यक्तित्व को। विद्यालय में बच्चा पढ़ता है जहां पर वो प्रभावित करता है, क्योंकि उसके संपर्क में आता रहता है, विद्यालय के संपर्क में बच्चा आता रहता है, तो विद्यालय प्रभावित करता है। समाज प्रभावित करता है,
संस्कृति, ये सब व्यक्तित्व को आकार देते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व इनसे बदलता है, व्यक्तित्व चेंज होता है इनसे। तो व्यक्तित्व के निर्धारक ये सब हैं। इसके अलावा भाषा, परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज तथा मित्रता व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब व्यक्तित्व के निर्धारक हैं, खास करके पर्यावरणीय निर्धारक तत्व में ये सब चीजें आती हैं। तीसरा जो तत्व है जो है व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए, वो होते हैं सांस्कृतिक निर्धारक, कल्चरल डिटर्मिनेट्स। संस्कृति व्यक्तित्व को क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी दिशा देती है। ठीक है, तो सामाजिक नियम हो गया, नैतिकता हो गया या धार्मिक परंपराएं हो गई, व्यक्तित्व के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं और इसको सीखता है व्यक्तित्व। मतलब ये सांस्कृतिक चीजें ही सिखाती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये करना सीखता है व्यक्ति सीखता। तो ये सांस्कृतिक निर्धारक भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व को बनने में मनोवैज्ञानिक निर्धारक भी होते हैं, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेट्स। अभिप्रेरणा मानी मोटिवेशंस, जैसे उसका जो व्यक्तित्व है आज वो किसके मोटिवेशन से बना हुआ है, उसकी रुचि यानी कि इंटरेस्ट कैसा है, अभिक्षमता कैसे, उसकी कैपेसिटी, उसका दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, आदतें यानी हैबिट्स उसकी कैसी, इमोशंस उसके कैसे हैं, उसकी इच्छा यानी कि उसकी विल्स कैसी हैं, ये सब चीजें आप देखते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पे मनोवैज्ञानिक निर्धारक हैं व्यक्तित्व की। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन यानी इंटरेस्ट, अभिक्षमता कैपेसिटी, पॉइंट ऑफ व्यू, हैबिट्स, इमोशंस और उसकी जो विल्स यानी जो इच्छाएं हैं, वो सब व्यक्तित्व को दिशा देती हैं, व्यक्तित्व कैसा होगा, ये सब चीजें उसको प्रभावित करती है व्यक्तित्व को। ठीक है, अगला है परिस्थिति जन्य निर्धारक, सिचुएशनल डिटर्मिनेट्स व्यक्तित्व की। सिचुएशनल डिटर्मिनेट्स की अगर बात की तो समय समय पर आप देखते हैं, समय समय पर आने वाली परिस्थितियां, जैसे कि सफलता आपको मिल जाए तो आपकी परिस्थितियां, व्यक्तित्व आपका बदलेगा, असफल हो जाए तो भी व्यक्तित्व को प्रभावित होगा, संघर्ष हो जाए, अवसर आपको मिल जाए, तो ये तमाम प्रकार के ऐसे फैक्टर्स हैं जो व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं। तो ये सब व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व हैं, व्यक्तित्व में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये दीर्घोत्तरी में आप लिख सकते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार व्यक्तित्व बहुआयामी संरचना है, या केवल जन्मजात गुणों पर आधारित नहीं होता व्यक्तित्व, बल्कि वातावरण, संस्कृति, जीवन अनुभव, ये सब मिल करके इसे विकसित करते हैं और इस तरीके से व्यक्तित्व को निर्धारित किया जाता है। तो व्यक्तित्व निर्धारक की चीजें मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। स्मृति से आप क्या समझते हैं, बताएं बाबू, स्मृति से आप क्या समझते हैं और स्मृति के प्रकार तथा अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, व्हाट डू यू मीन बाई मेमोरी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड स्टेटस, मतलब स्टेजेस। इसमें सबसे पहले लिखिए डेफिनेशंस ऑफ मेमोरी, स्मृति की परिभाषा मेमोरी। ठीक है, याद, जो याददाश्त होती है आपकी, स्मृति। अंग्रेजी में स्मृति को मेमोरी के नाम से जाना जाता है। वह मानसिक प्रक्रिया है, मेमोरी क्या है, याददाश्त, मेमोरी या स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता क्या है, हम अपने अनुभव को, अपने जो हमारे अनुभव होते हैं, बिहेवियर होते हैं, हमारे जो ज्ञान होता है, हमारी जो घटनाएं होती हैं, उनको हम सुरक्षित रखते हैं, उनको हम याद रखते हैं। स्मृति के माध्यम से हम अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को और अपने घटनाओं को हम अपने दिमाग में रखते हैं, याद रखते हैं, स्मृति में रखते हैं। और जब आवश्यकता हमको पड़ती है तो आवश्यकता पड़ने पर हम उनको याद करते हैं। स्मृति के द्वारा ही ये चीजें संभव हो पाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण कर लेते हैं, इसी को स्मृति कहते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार परिभाषा कर देखिए स्मृति की। स्मृति मनुष्य का वह मानसिक भंडार होता है जिसमें पूर्व अनुभव आपके सुरक्षित रहते हैं और समय पर आने पर पुनः से वो पूर्व अनुभव जाग उठते हैं आपके समय। यानी आपने एक साल पहले, आज जो आप पढ़ रहे हो, परीक्षा आपकी दिसंबर या नवंबर में जब परीक्षा आपकी होगी तब आप उसको लिखेंगे, जब आपकी परीक्षा होगी तब आप उसको क्या करेंगे, आप कॉपी में उसको लिखेंगे। तो ऐसे में लिखने के समय में क्या होगा बेटा आपका, ऐसे जब परीक्षा आपकी होगी तब आप उसको लिखेंगे, मतलब की कॉपी में। तो आज आप जो पढ़ रहे हो, आपके भंडार इकट्ठा हो रहा है, तो स्मृति में आपके वो रहेगा, लेकिन जब आप पढ़ने लिखने बैठोगे परीक्षा में तो आपके दिमाग में आता रहेगा और आप कॉपी भर करके आओगे, अगर शुक्ला रिपोर्ट की वीडियोस को आपने देखा तो। ठीक है, तो इस तरीके से तो व्यक्ति की परिभाषा, मतलब कि ये स्मृति की परिभाषा हो गई। स्मृति क्या होती है, आपने जो आज सीखा है वो आपका इकट्ठा है और भविष्य आने पर या काम आने पर पुनः उसको याद किया जा सकता है, तो उसी को स्मृति कहते हैं। हेडिंग डालिए अगली, स्मृति के प्रकार।
टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्मृति कई प्रकार की होती है। एक होती है तत्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी। इसमें होता क्या है, या कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक ही रहती है, जैसे कि आपने कुछ सुना या कुछ हमने अभी बताया और अभी आपने याद किया, 10 मिनट बाद में या 5 मिनट बाद में फिर आप उसको भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी का फोन नंबर आपको तुरंत किसी ने फोन करके बताया कि भाई, जैसे मैंने बताया आपको 9161936062, आपने सुना फिर तुरंत आप भूल भी गए। कहीं ना कहीं पे ये होता है कि आप जब किसी का फोन नंबर तुरंत सुन करके तुरंत दोहराना होता, तो वो आपकी स्मृति तत्कालिक मेमोरी होती कि आपने सुना और उसके बाद तुरंत आपको उसको रिकॉल करना, तुरंत आपको उसका जरूरत पड़ गई। ठीक है, दूसरी स्मृति होती है बाबू अल्पकालिक स्मृति, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है या कुछ घंटों या कुछ दिनों तक रहती है, जैसे कि परीक्षा की तैयारी के दौरान रटे हुए उत्तर आप लिख देते जाकर के। ऐसे कुछ बच्चे होते कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले पढ़ने के लिए आते हैं बीए के लिए। ठीक है, तो 1 दिन 2 दिन पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर जाकर के परीक्षा देते हैं और इस तरीके से वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाते हैं। तीसरी बात है दीर्घकालिक स्मृति, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। यह अस्थायी स्मृति होती है, बचपन की घटनाएं हो, माँ का चेहरा आपका याद हो, या आप जो बचपन की भाषा बोलते थे, बचपन की जो यादें हैं वो बाद में रिकॉल करें, बाद में याद करें किसी जो है काम आ जाने पर, तो वो होती है आपकी दीर्घकालिक स्मृति। चौथी स्मृति का प्रकार होता है यांत्रिक स्मृति, मैकेनिकल मेमोरी कहते हैं अंग्रेजी में। बिना समझे याद करना किसी भी चीज को, जैसे कि कोई कविता को रट लेना बिना समझे ही। जैसे बचपन में कहते थे कविता याद करो, ऐसे छोटे बच्चे जब होते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ऐसे याद नहीं करते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ जल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ऐसे याद नहीं करते हैं। तो उस कविता का वो बच्चे अर्थ नहीं जानते हैं, बस उस कविता को याद कर लेते हैं, ताकि जब उनकी मम्मी उनको याद करवा देती हैं, और इसलिए याद करवाते कि जब वो किसी सभा सोसाइटी फंक्शन में जाएं तो बताएं कि हमारा लड़का, हमारा बिटिया जो है उसको 2 कविता 3 कविता आती है। क्लियर, तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। इसके अलावा अगला है आपका 5वां तार्किक स्मृति, लॉजिकल मेमोरी। अर्थ और तर्क के आधार पर याद करना किसी भी चीज को, जैसे कोई आप सूत्र याद कर लिए हैं, कोई सिद्धांत याद कर लिए हैं, तो ये सब तर्क और सूत्र के आधार पर। आपने कोई सूत्र याद कर लिया, भविष्य में सूत्र पर कोई जरूरत फिर से पड़ती है। ऐसे त्रिकोणमिति का आपने सूत्र याद किया है, जब जब आपको सवाल लगाना पड़ेगा तब तब वो सूत्र याद आपको आ जाएगा और उस सूत्र पर रखेंगे और पूरा का पूरा आपका सिस्टम आ जाएगा, पूरा का पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, स्मृति की ये सब मतलब की प्रकार हो गए। स्मृति की कई अवस्थाएं होती हैं। स्मृति की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, कई अवस्थाएं। पहली अवस्था अभिलेखन, रजिस्ट्रेशन या इनकोडिंग जिसको कहते हैं। सबसे पहली बात होता है कोई जब नई जानकारी हमको दिखती है, मिलती है, तो उसको हम मानसिक ढांचे में पहले दर्ज करते हैं। कोई भी जानकारी जैसे हमने पढ़ा हिंदी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, अब इसको हमारी मेमोरी में याद कर लिया, यानी कि इसको पहले हमने ढांचे में अपने दर्ज किया, फिर उसको क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, यानी कि रिटेंशन, यानी कि उसको स्टोरेज रखते हैं, उसको याद करते हैं हम। सूचना जो हमको मिली उस सूचना को हम सुरक्षित रखते हैं, इसी को एक प्रकार से दूसरी अवस्था भंडारण की। तीसरी अवस्था होती है पुनः स्मरण की। ठीक है, रिकॉल यानी रिमेम्बरिंग, जब जरूरत हमको पड़ती है उस जानकारी की, तो दोबारा से हम उसकी जानकारी को जरूरत पड़ने पर फिर से हम वापस रिकॉल करते, याद करते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, आप पढ़ करके इस पढ़ोगे तो आपने क्रिया किया, फिर उसके बाद में तो पढ़ोगे तो क्या होगा, वो जो आप पढ़ रहे हो बेटा ये आपका होगा अभिलेखन, यानी कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो ये अभिलेखन हो गया, आपने अपने कोड में उसको इनकोड कर लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया। फिर उसको आपने क्या किया, फिर उसको आपने भंडार के उसको इकट्ठा कर लिया। पहले आपने पढ़ा, फिर उसको याद कर लिया, भंडारण कर लिया, और फिर जब आपकी परीक्षा आएगी तो आप जरूरत पड़ी तब आपने उसको याद करके फिर से रिकॉल किया और फिर से आपने उसको लिख दिया। ये 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्मृति मानव जीवन का आधार है। यह हमें शिक्षा, संस्कृति, अनुभव और सभ्यता से जोड़ती है। स्मृति के बिना ना तो ज्ञान संभव है और ना ही व्यवहार संभव है। ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आप इन चीजों को लिख करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब बाकी और भी ये सब आपका चैप्टर लिखा हुआ है और भी नोट से आपका तैयार कर लिया गया है। बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, तो इसको आप देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन आपका ये है, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत हो गया। ठीक है, ये सब चर्चा आपको ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर 12 नंबर चैप्टर आपका ये बल व्यक्तिगत और सामूहिक बंध बुद्धि लब्धि के परीक्षण अंतर, सब कुछ पूरा विस्तार से यहाँ पर नोट्स तैयार कर लिया गया है। ये सब नोट्स आपको मिलेगा जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एसएमएस कीजिएगा 91 61 93 60 62। ऐसे ही तमाम प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए जाएंगे।
ठीक है। तो वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स के माध्यम से मिलेंगे। इन बच्चों को नोट्स प्राप्त करना है, पूरा अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप इस नंबर पर इतना लिख करके भेजेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा स्कैनर। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी। कितने रुपए बाबू? मात्र 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, वो सभी सब्जेक्ट की तैयारी, उस सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास मॉडल पेपर, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बेटा, यहाँ पर आपको लाइव क्लास वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। यहाँ पर लाइव क्लास की लिंक भी मिलेगी, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीडीएफ नोट्स मिलेगी। पीडीएफ नोट्स आपकी हिंदी और अंग्रेजी मतलब की आपकी क्या होगी? एमसीक्यू टाइप की होगी और आंसर के साथ होगी। जो भी चीजें होंगी आंसर के साथ होंगी, लिखित वाले, यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। ये सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। सारे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को-करिकुलर, सभी की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो रही है। इन बच्चों को जुड़ना है, तुरंत जुड़ जाए, देर मत करें। राजस्थान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालय, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं अलग अलग मतलब राज्यों में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय तो मैं पढ़ाता ही हूँ, बिहार के सारे विश्वविद्यालय, उन सभी में ये लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। ये बात ध्यान रखेंगे। आपको जुड़ना है, तुरंत जुड़ जाइए। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरा नोट्स तैयार किया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा इसमें, ठीक है। हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट आपको सबका मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।